So today we are starting with chapter number 13, that is organisms and population. ठीक है बेटे, this chapter is the part of ecology. What is ecology? Ecology is the branch of biology that deals with interactions between living organisms and their environment. ठीक है, सभी को पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो है उसको शेयर करते हैं, और कहते हैं कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस एनवायरनमेंट के ऊपर, ठीक है, और प्लस उस एनवायरनमेंट का लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके ऊपर क्या है, एक अफेक्ट है। दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट सर्टेन फैक्टर्स जो है उनके जरिए अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, यू हैव लर्न सो मेनी टाइम्स इन योर प्रीवियस क्लासेस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है बेटे, इकोसिस्टम को अगर हमने एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हैं कि लाइफ सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट जो होती है उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको इकोसिस्टम के टू फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है, these may be the biotic factors and these may be the abiotic factors। ठीक है, देखो नेम से ही पता चल रहा है, अब आप इतनी बड़ी क्लास में हैं। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स में सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे एंड एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो फिजिकल फैक्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके बेटे, अब यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स जो है आपको नजर आ रहे हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो कहते हैं कि इकोसिस्टम जो है उसको सिंपली अगर हम डिफाइन करें तो इकोसिस्टम जो है वो क्या है, एक सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, और उसके अंदर जो है अलग अलग तरह के फिजिकल और बायोटिक फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लाइफ को। ओके बेटे, तो आप देखो इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं हम, व्हाट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, हम ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। वी विल आल्सो स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, what are the various abiotic factors that we are going to study here, and later on we will also study about the responses of living organism towards these abiotic factors। ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनका इन एबायोटिक फैक्टर्स के प्रति कैसा रिस्पॉन्स है। ठीक है, कैसे वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं इन एबायोटिक फैक्टर्स के अकॉर्डिंग, या फिर जिस तरह के फिजिकल फैक्टर्स उनके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग जो है किस तरह से वो सरवाइव कर पाते हैं, दैट वी विल स्टडी। देन वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट अडेप्टेशंस। अब वो कहते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग तरह के इकोसिस्टम के अंदर रहता है, अलग अलग तरह के बायोम के अंदर रहता है। तो पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो लंबे टाइम से जो है इस तरह के इकोसिस्टम में रह रहा है, इसलिए उसकी बॉडी जो है उसमें सर्टेन अडेप्टिव चेंजेस हो गई है। ठीक है, ये चेंजेस जो है वो उसके अंदर अलग अलग कारणों से आई है, इट मे बी बाय द कोर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये अडेप्टिव फीचर्स जो उनके अंदर प्रेजेंट हैं और उन्हें उनके हैबिटेट में रहने के कैपेबल बनाते हैं, दे आर नोन एज द अडेप्टेशंस। तो हियर वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ ज़ीरोफिटिक अडेप्टेशंस। ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स में कैसी अडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं हमें, और डेजर्ट एनवायरनमेंट में कैसी अडेप्टेशंस देखने को मिलती हैं, दैट वी आर स्टडी हियर। एंड द फोर्थ वन इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, पॉपुलेशन वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, और उसके बाद वो कहता है कि पर्टिकुलर एरिया की जो पॉपुलेशन है उसको कौन कौन से एट्रीब्यूट्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। देन अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ, किसी भी एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, और कैसे उन फैक्टर्स के बढ़ने या फिर उनके कम होने से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है उसके ऊपर उसका अफेक्ट पड़ता है, दैट वी विल स्टडी। ठीक है बेटे, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस इन देयर इकोसिस्टम। ओके बेटे, दिस मे बी इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ compete कर सकते हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज के लिए compete कर सकते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि उसमें एक इस तरह का इंटरेक्शन हो सकता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रे है और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके अंदर प्रीडेटर है। ठीक है बेटे, इसके अलावा कहता है कि उनके अंदर एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो सकता है कमेंसलिज्म की फॉर्म में,
या फिर वो कहते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पैरासाइट हो सकता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, होस्ट हो सकता है। ठीक है, तो वी आर हियर गोइंग टू स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। ओके बेटे, सी द नेक्स्ट वन। यहाँ पे देखिए इकोलॉजी की डेफिनेशन यहाँ पे आपको लिखी गई है, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हाउ दे अफेक्ट ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन डिफाइन इकोलॉजी कि ये स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और अपनी जो सराउंडिंग्स हैं उनको अफेक्ट करते हैं। दैट मीन्स इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। Okay, बेटे, my voice is audible to all the students? Yes, बेटे, my Yes, voice ma'am, is audible. Yes, ma'am. okay. Okay, very Yes, good. ma'am. Okay, बेटे, what we are going to study in the introduction. देखो इंट्रोडक्शन में आपके ये बताया हुआ है कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती है डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है। कितने सारे जो डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो एक साथ रह रहे हैं, ठीक है बेटे, तो इसका मतलब उनके बीच में किसी ना किसी तरीके का क्या है, इंटरेक्शन है। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं किसी भी रूप में, चाहे वो प्रे हैं, चाहे वो प्रीडेटर्स हैं, चाहे वो पैरासाइट हैं, चाहे वो होस्ट हैं, या फिर वो कहते हैं कि कोई दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, बेशक दोनों ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें से कहता है कि किसी को कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता, स्टिल दे आर लिविंग टुगेदर। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस फाउंड इन आवर इकोसिस्टम बिटवीन दीज डाइवर्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके बेटे, बिसाइड दिस वो कहता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको सिर्फ ये बायोटिक कंपोनेंट्स जो है इकोसिस्टम के वो ही अफेक्ट नहीं करते हैं, इसके अलावा उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम या उनके हैबिटेट में प्रेजेंट जो फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, तो ब्रॉडली इन फिजिकल फैक्टर्स को हमने 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, सबसे पहले वो कहता है कि टेम्परेचर आ जाता है, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिस हैबिटेट के अंदर रह रहा है उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहता है कि सेकंड फिजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर वाटर आ जाता है, बिकॉज आप सभी को मालूम है कि फर्स्ट टाइम लाइफ का ओरिजिन जो है वो वाटर के अंदर हुआ था एंड वाटर से ही धीरे धीरे एनिमल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की तरफ बढ़े एंड इस तरह से उन्होंने वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स जो उनको शेयर किया। ठीक है, तो वाटर इज द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट्स द organisms living in a particular habitat, and third one is very important and that is light। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लाइट जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आपको मालूम है कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, और अगर वो ऑटोट्रॉप्स हैं तो दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड, और अगर वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसका मतलब उनको फोटोसिंथेसिस करना है, और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ ए लाइट रिएक्शन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज रिलेटेड विद लाइट, तो इसलिए लाइट भी तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बायोटिक फैक्टर है। एंड चौथा फैक्टर है कि एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेटम है जिसके ऊपर की वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रह रहे हैं, तो वो सबस्ट्रेटम जो है जो किसी भी हैबिटेट में प्रेजेंट है वो क्या है, सॉइल है। ठीक है, क्योंकि ये सॉइल जो है वो वेराइटी ऑफ वेजिटेशन जो है उसके लिए क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अलग अलग तरह की वेजिटेशन इस सॉइल के ऊपर ग्रो करती है, बिकॉज इसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं। ठीक है बेटे, तो इस सॉइल पे या तो माउंटेन्स हो सकते हैं या प्लेटूज हो सकते हैं, या फिर वो कहता है कि इसके अलावा जो है सॉइल का कुछ हिस्सा जो है वो ओशेस के द्वारा कवर्ड हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह की लाइफ जो है वहां पे सरवाइव कर रही है। तो 4 बायोटिक फैक्टर्स के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट में उसने लिखा है कि कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो सिर्फ हमें जो है, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं नजर आती लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इवन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी अगर आप देखें तो छोटे छोटे सेल्स में, टिश्यूज में, मैक्रोमोलिक्यूल्स में, ठीक है, ऑर्गन्स के अंदर हमें जो है डाइवर्सिटी नजर आती है। ठीक है, तो डाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ आउटर डाइवर्सिटी नहीं है, इनर डाइवर्सिटी भी है। और इसके अलावा वो कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म को अगर आप दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करें, बेशक वो एक ही स्पीशीज को बिलोंग करता है, ठीक है, तब भी आपको उसके अंदर क्या नजर आएंगी, कुछ डाइवर्सिटी जो है वो नजर आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं तो सारे ह्यूमंस जो हैं अलग अलग स्पीशीज जो हैं
ठीक है, ह्यूमंस की ही अलग अलग रेसेस को आप एक साथ खड़ा कर दें तब भी आपको उनमें काफी सारी वेरिएशंस नजर आती हैं। उसी तरह से कहते हैं कि एक स्पीशीज के मेंबर जो हैं अगर उसे दूसरी स्पीशीज के मेंबर के साथ आप कंपेयर करें तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी वेरिएशंस जो हैं वो नजर आएंगी। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहता है कि स्पीशीज लेवल पे भी वेरिएशंस हैं, जेनेटिक लेवल पे भी वेरिएशंस हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी वेरिएशंस हैं। और अगर हम बात करें पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, तो व्हाट इज अ पॉपुलेशन? अगर बहुत सारी ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आके रहने लगती हैं, ठीक है, तो उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो कहते हैं कि एक स्पीशीज के मेंबर दूसरी स्पीशीज के मेंबर से और दूसरी के तीसरे स्पीशीज के मेंबर से क्या करते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशंस लगते हैं। ठीक है बेटे, उसी तरह से थोड़ा और हायर लेवल पे बढ़े तो कहते हैं कि सिर्फ पॉपुलेशन से ही वेरिएशंस नहीं है। अगर एक एरिया के अंदर काफी सारी पॉपुलेशंस रह रही हैं और वो एक कम्युनिटी को फॉर्म करती हैं तो कम्युनिटी लेवल पे भी हमें वेरिएशंस नजर आती है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी कम्युनिटीज जो हैं वो एक बड़ी यूनिट को फॉर्म करती हैं जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, एंड अलग अलग तरह के इकोसिस्टम्स जो हैं वो किसको फॉर्म करते हैं, बायोम्स को फॉर्म करते हैं। ओके बेटे, हियर आई हैव रिटन द डेफिनेशन ऑफ द इकोलॉजी, that what is ecology? It is the subject which studies the interaction among living organisms, ठीक है, between the living organisms and its environment। यानी सिंपली अगर हम एक लाइन में कहेंगे तो ये एक तरह का इंटरेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और उनके फिजिकल फैक्टर्स का, जिनको हम एबायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। तो इट इज सिंपली एन इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। Okay, but here again the definition is given here. Ecology is a branch of biology that studies the interactions of the living organism with each other and with the environment। ठीक है, तो इकोलॉजी वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से बना है, ठीक है, जिसका मतलब है होम। ठीक है, और लोगोस वर्ड का मतलब है स्टडी। मतलब आप यहाँ पे क्या स्टडी करने वाले हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस तरह की हैबिटेट को शेयर कर रहा है उसके बारे में आप स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी में हम सिर्फ उस हैबिटेट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही स्टडी नहीं करते बल्कि उन सभी फिजिकल फैक्टर्स के बारे में भी स्टडी करते हैं जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट को उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की तरह बनाता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर नजर आ रही है। ये पिक्चर जो है यहाँ पर आपको रेन फॉरेस्ट से ली गई है। ठीक है, तो इंडिया में काफी सारा पार्ट जो है वो रेन फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड है। इस तरह से कहते हैं कि अलग अलग तरह के जो है आपको इकोसिस्टम्स जो है बायोम्स जो है वो नजर आते हैं। ठीक है बेटे, वैसे इकोलॉजी जो है उसको हम अलग अलग लेवल्स पे स्टडी करते हैं। तो इकोलॉजी जो है उसको कई बार हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, कई बार हम पॉपुलेशंस के लेवल पे स्टडी करते हैं जिसमें एक से ज्यादा स्पीशीज रहती हैं, या फिर अगर हम कम्युनिटी लेवल पे इकोलॉजी को स्टडी करें तो हम एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली काफी सारी पॉपुलेशंस को आपस में कंपेयर करते हैं। ठीक है, या फिर थोड़ा और ऊपर चले जाएं तो इकोलॉजी जो है उसको बायोम के लेवल पे भी स्टडी किया जा सकता है। बट इस चैप्टर के अंदर हम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन लेवल जो है उस पे इकोलॉजी जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी बुक हमारा है ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और उनका एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह का है। तो कहते हैं कि व्हेनेवर यू वांट टू डिफाइन इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है, जब भी आप ऑर्गेनिज्म लेवल पे इकोलॉजी जो है उसको स्टडी करते हैं तो उसे हम फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी जो है वो हमें क्या बताती है कि हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं उनके अंदर कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। ठीक है बेटे, तो वो कहते हैं कि ये ऐसे फीचर्स हो सकते हैं वो इस ऑर्गेनिज्म को क्या बनाते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए भी वो मौका देते हैं, साइड बाय साइड जो है उसका सर्वाइवल रेट जो है उसको भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि एक पर्टिकुलर हैबिटेट जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस तरह का हो सकता है जिसमें ऐसा एनवायरनमेंट प्रेजेंट है जिससे उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज्यादा से ज्यादा चांसेस मिलते हैं सरवाइव करने के भी और आगे से आगे रिप्रोड्यूस करने के भी, ताकि वो अपनी स्पीशीज की जो कॉन्टिन्यूटी है उसको बनाए रखें। ऑलराइट बेटे, सेकंड में उसने बताया है कि अगर हम अपने प्लैनेट अर्थ की बात करते हैं तो अपना प्लैनेट अर्थ जो है उसको आप एक बड़े इकोसिस्टम के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, और हम सबको मालूम है कि प्लैनेट अर्थ जो है वो सन के आसपास क्या कर रहा है, रेवोल्यूशंस कर रहा है।
ठीक है, तो कहते हैं कि जब हमारा जो अर्थ है वो रोटेशंस करता है सन के आसपास और अपनी एक्सिस के आसपास भी रोटेशन करता है, तो उसकी वजह से सर्टेन एनुअल वेरिएशंस जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है, तो ये एनुअल वेरिएशंस जो है उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है उसके ड्यूरेशंस पे भी असर पड़ता है, और इस वजह से अर्थ पे हमें अलग अलग तरह के सीजन्स जो है वो दिखाई देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि सन से आने वाली जो रेडिएशंस हैं, ठीक है, वो स्लैंटिंग फैशन के ऊपर अर्थ के ऊपर फॉल करती है, इसलिए वो कहते हैं कि उतना ज्यादा उसमें वार्म नहीं होता, इसलिए हमें जो है सर्दी महसूस होती है। ठीक है, अगर वही जो है हम समर सीजन की बात करेंगे तो उस समय जो सन से आने वाली रेडिएशंस हैं वो स्टेटली फॉल करती हैं, और इस वजह से गर्मी जो है वो हमें ज्यादा नजर आती है। तो वैरायटी ऑफ सीजन्स, अगर हम इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर हमें अलग अलग टाइम पीरियड के बाद अलग अलग तरह के जो है सीजन्स हमें दिखाई देते हैं, जो एक्चुअली किसकी वजह से है, रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से है, जो वो सन के आसपास करती है और अपने एक्सिस के आसपास करती है, और उसी की वजह से हमें एनुअल वेरिएशंस नजर आती हैं, जो टेम्परेचर के रिगार्डिंग होती है कि कितना जो है इंटेंसिटी टेम्परेचर की कितनी रहनी है, और पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है उसका ड्यूरेशन कैसा होगा, वो सारी चीजें जो है उसके बेसिस पे अलग अलग तरह के सीजन्स आपको नजर आते हैं। ओके बेटे, अब हमें एक पिक्चर नजर आ रही है, देखो, तो यहाँ पे उसने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर अर्थ जो है उसके अलग अलग पार्ट्स को आप स्टडी करें तो अलग अलग पार्ट्स पे हमें अलग अलग तरह के बायोम्स जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, कुछ जगह पे हमें फॉरेस्ट जो है वो नजर आते हैं, कुछ एरियाज जो है वो ग्रासलैंड्स के द्वारा कवर्ड है। ठीक है, कुछ एरियाज जो है उनमें वेजिटेशन का स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत कम वेजिटेशन है। तो यहाँ पे आपको मैंने फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो है उसकी यहाँ पर पिक्चर आपको दिखाई हुई है कि कुछ एरियाज जो है इंडिया जैसे मेगा डाइवर्सिटी रिच नेशन के अंदर अभी भी काफी सारे एरियाज जो है वो फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड है। ठीक है, आपको पता है कि इंडिया जो है उसको मेगा डाइवर्सिटी नेशन जो है वो कंसीडर किया गया है, और आज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो देखी जाती है, प्लांट्स की और एनिमल्स की न्यूमरस स्पीशीज जो है वो हमें मिलती है। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहता है कि अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें जो इकोलॉजी है, ठीक है, उसके बेसिस पे ये कहते हैं कि और भी बहुत सारी वेरिएशंस जो है हमें नजर आती हैं इन एनुअल वेरिएशंस के अलावा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में भी हमें वेरिएशंस नजर आती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारे कंट्री के या वर्ल्ड के जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, तो वहां पे रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत लो है, तो वहां पे टुंड्रा रीजन्स हम कंसीडर कर सकते हैं उनको। तो टुंड्रा जो है वो अर्थ के ऐसे पार्ट्स को बोला गया है जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो स्नोफॉल वहां पे होती रहती है, और इस तरह से डेंस लेयर्स जो है स्नो की वो अर्थ की सरफेस को कवर करके रखती है। ठीक है, इतनी ज्यादा डेंस है, और टेम्परेचर जो है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा ना होने की वजह से वहां पे जो स्नो है वो मेल्ट नहीं करती है, इसलिए ये स्नो कवर्ड एरियाज को टुंड्रास कहा जाता है। ठीक है बेटे, इसके अलावा कहते हैं कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे जितनी प्रोबेबल रेनफॉल होनी चाहिए उससे भी कम होती है, तो उन एरियाज को उसने क्या बोला है, डेजर्ट्स बोला है। तो डेजर्ट्स जो है वो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कि वाटर की डेफिशिएंसी जो है उसको झेल सकते हैं। अकॉर्डिंगली एनिमल्स जो हैं वो भी इसी तरह के होंगे जो कम से कम वाटर की सिचुएशन में रह सकते हैं। ओके बेटे, अब वो कहता है कि सिर्फ वेरिएशंस जो है वो आपको एक बड़े लेवल पे ही नजर नहीं आती, इवन एनिमल जो है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रहने वाला एनिमल है, तो वहां की जो लोकल वेरिएशंस हैं वो भी उस बायोम के ऊपर जो है अफेक्ट करती है। ठीक है, तो हर एक बायोम जो है उस पे सिर्फ एनुअल वेरिएशंस जो है उन्हीं का असर नहीं पड़ता है, इवन रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस जो है वो भी अफेक्ट करती हैं, और उसकी वजह से हमें वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स जो हैं वो नजर आते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स के द्वारा या प्लांट्स के द्वारा शेयर किए जाते हैं। तो उसमें उसने इंडिया का ही एग्जाम्पल लिया है। ठीक है बेटे, तो उसमें वो कहते हैं कि अगर ओवरऑल हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ जो है उसपे हमें अलग अलग तरह के हैबिटेट्स जो हैं वो नजर आते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऐसे हैबिटेट्स को भी शेयर कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर की, लाइट की कंडीशन एक्सट्रीम है या हार्श कंडीशंस प्रेजेंट है। ठीक है, इवन वी आर वेरी मच सरप्राइजिंग टू नो दैट लाइफ इज देयर इन द स्कॉचिंग राजस्थान डेजर्ट्स। ठीक है, थार डेजर्ट की अगर हम बात करें
तो इतनी ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशंस वहां पे प्रेजेंट है, पर उसके बावजूद भी वहां पर हमें बहुत तरह की प्लांट्स की एंड एनिमल की स्पीशीज मिलती है। ओके बेटे, इसी तरह से थोड़ा सा कहते हैं कि आप जो मेघालय की तरफ चले जाएंगे, शाम की तरफ चले जाएंगे, तो आपको वहां पे रेन सोक्ड फॉरेस्ट नजर आते हैं। ठीक है, और इतनी ज्यादा वहां पे ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है कि एक बार जब रेनफॉल हुई है, ठीक है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि फिर से एयर के अंदर मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ जाता है, और अगेन एंड अगेन जो रेनफॉल है वहां पे बनी रहती है। तो मॉइस्चर रिच कंडीशंस जो है थ्रू आउट द सीजन मेंटेन रहती है। उसी तरह से कहते हैं कि अगर आप डीप ओशंस में चले जाएंगे, ठीक है, कोस्टल एरियाज में चले जाएंगे, तो आपको अलग अलग स्पीशीज, वैरायटी ऑफ स्पीशीज आपको नजर आती है। ठीक है बेटे, किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में चले जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज नजर आएंगी। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि पोलर रीजन्स पे आप चले जाएं तो इंटायरली डिफरेंट स्पीशीज आपको प्लांट्स और एनिमल्स की नजर आती हैं, जो कि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्टेड है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक चीज आपको बहुत ही हैरान करने वाली है, वो कहते हैं कि ऐसे रीजन्स जिन्हें हम पोलर रीजन्स कहते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर जो है वो स्नो से ढके हुए रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, ठीक है, स्टिल वहां पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है। तो आपको मालूम है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट आर अकरिंग इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड ऑल ऑफ दिस बायोकेमिकल रिएक्शंस दे आर जनरली कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। ठीक है, तो क्यों इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है उनके अंदर एंजाइम्स जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होते हैं इतनी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी। तो इस तरह के एनिमल्स या प्लांट्स जो हैं वो कुछ खास तरह के जो है एंजाइम्स रखते हैं जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है बेटे, अगर कहते हैं कि माउंटेन टॉप्स पे आप चले जाते हैं तो एकदम से आपको प्लेन के कंपैरिजन में माउंटेन पे एक डिफरेंट टेम्परेचर नजर आता है। ठीक है, किसी भी माउंटेन टॉप पे अगर चढ़ना आप शुरू करेंगे तो नीचे वाली जो लेयर होगी माउंटेन की, वहां पे आपको अलग तरह का मौसम नजर आएगा। थोड़ा सा बीच में जाएंगे तो आपको रेनफॉल होते नजर आ सकती है, एंड अगर आप बिल्कुल टॉप पे चले जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हम थर्मल स्प्रिंग्स की बात करें तो even the temperature of the water in these springs is more than 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर है, तो सोचिए कि उसमें भी तरह तरह के बैक्टीरियाज और इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपने गार्डन में ही एक छोटी सी कंपोस्ट पिट बना लेते हैं, उसमें भी आपको न्यूमरस टाइप ऑफ माइक्रोब्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स जो है उनको एंजॉय करते हैं। ठीक है बेटे, ये डायग्राम जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एनुअल टेम्परेचर, ठीक है, और एनुअल वेरिएशंस जो है प्रेसिपिटेशन की, उसको ध्यान में रख के वर्ल्ड जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। तो उसमें उसने आपको बताया हुआ है कि कुछ रीजन्स जो है वर्ल्ड के, उसमें आपको डेजर्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। कई जगह ऐसी हैं जहां पर आपको ग्रासलैंड्स जो है वो नजर आते हैं, और इन ग्रासेस की लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है। ठीक है बेटे, उसके अलावा कहते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है आपको नजर आ सकते हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट आपको नजर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपको नजर आते हैं, कॉनिफर्स आपको नजर आते हैं, और कई बार आपको वेजिटेशन जो है वो टुंड्रा रीजन्स के अंदर भी नजर आती है। ठीक है, दो द टुंड्रा रीजन्स दे आर कवर्ड बाय स्नो थ्रू आउट द ईयर, but still there are certain species of plants and animals that are present in these areas। तो इस तरह से वो कहते हैं कि अलग अलग तरह के बायोम्स जो हैं वो आपको नजर आते हैं। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैंने अलग अलग तरह की पिक्चर्स ली हैं अलग अलग बायोम्स की। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि डेजर्ट इकोसिस्टम जो है वो हमें कैसा नजर आएगा। ठीक है, अगर एक तरफ आप खड़े होकर जो है दूर तक नजर दौड़ाते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सैंड ही नजर आती है। ठीक है, आप उसके अंदर जाके एंटर होते हैं तो आपको वहां पे कुछ एरियाज में जहाँ पे वाटर अवेलेबल है वहां पे वेजिटेशन नजर आती है। पर आपने इतनी बार अडेप्टेशंस पढ़ी हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की कि डेजर्ट प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो कैसी अडेप्टेशंस रखते हैं, तो दे आर adapted themselves for such harsh conditions of temperature and light। ठीक है, सैंड के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने अपने आप को अडेप्ट किया हुआ है। आपको पता है कि सैंड जो है वो डे टाइम के दौरान बहुत ज्यादा गर्म रहेगी और रात के दौरान जो है वो ठंडी हो जाती है। तो इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो डे टाइम के दौरान जो है वो सैंड्स की डीपर जोन्स में चले जाते हैं, वो रोज बना के रहते हैं, एंड रात के टाइम जो है वो सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है बेटे, प्लांट्स कैसे नजर आएंगे, तो प्लांट्स जो हैं वो कहते हैं कि उनमें प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल होगा, थिक वैक्सी लेयर क्यूटिकल होगी, ताकि उसमें से किसी भी तरह का वाटर लॉस ना हो सके। एनिमल्स हैं तो एनिमल्स जो हैं वो
जब भी उन्हें वाटर मिलता है वो ज्यादा से ज्यादा वाटर ले लेते हैं एंड बहुत कम यूरिनेट करते हैं। ठीक है बेटे, अगर उनकी आप वो कहते हैं कि आप टेक्सचर की बात करेंगे, उनके कलर की बात करेंगे, तो जैसा एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग उनके कलर्स होते हैं। तो ज्यादातर आपको जो स्नेक्स मिलेंगे या और भी किसी तरह के एनिमल्स मिलेंगे, उनका जो जिस तरह का उनका एनवायरनमेंट है उसी हिसाब से जो है उनके बॉडी के कलर्स रहेंगे। ठीक है, तो अब हम इनको बारी बारी जो है डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि आपको रेन फॉरेस्ट जो है वो अनदर बायोम्स के फॉर्म में नजर आ सकते हैं। ठीक है बेटे, रेन फॉरेस्ट में अगर हम इंडिया में से एग्जांपल लें तो आपको पता है कि रेन फॉरेस्ट जो है उसके अंदर मेघालयन फॉरेस्ट आ जाते हैं, और इसके अलावा सुंदर वंस जो है वो भी काफी डेंस एरिया के अंदर फैले हुए हैं। तो सारे जो रेन फॉरेस्ट है उनको रेन फॉरेस्ट नेम ही इसलिए दिया गया है कि एक बार जब उसमें रेनफॉल होता है तो उसके बाद फिर से ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है मॉइस्चर की वजह से कि एयर जो है वो फिर से हैवी हो जाती है, वाटर जो है जो वेपर्स की फॉर्म में एयर में पहुंच जाता है और अगेन एंड अगेन वहां पे रेन होती रहती है। तो कभी भी ये फॉरेस्ट जो है वो आपको ड्राई नहीं नजर आते, हमेशा यहाँ पे मॉइस्चर रिच कंडीशंस होती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर स्वैम्पी एरियाज आपको नजर आएंगे। ठीक है बेटे, दलदली इलाके नजर आएंगे और वहां पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल की स्पीशीज जो है वो नजर आती है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप पोलर रीजन्स की तरफ चले जाएंगे, आप ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, जैसे कनाडा की तरफ आप चले गए या ग्रीनलैंड की तरफ आप चले गए, आपको टुंड्रा रीजन्स जो है वो नजर आते हैं। अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो आप लेह लद्दाख की तरफ चले जाएंगे, आप सिक्किम की तरफ चले जाएंगे तो आपको इस तरह के स्नो कवर्ड एरियाज नजर आते हैं जिन्हें टुंड्रा रीजन्स कहा जाता है। थ्रू आउट द ईयर इनके अंदर जो है स्नोफॉल जो है वो होती रहती है एंड स्नो की डेंस कोटिंग्स जो है वो माउंटेन्स को कवर करके रखती हैं। तो एनिमल स्पेस के अंदर इस तरह के होते हैं जिनमें ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जो उनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं उनको इजीली होने देते हैं। इवन ऐसी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में भी जो एनिमल्स हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ साइड में मैंने यहाँ पे पोलर बियर की यहाँ पे मैंने एक फोटोग्राफ ली है एंड बेबी बियर्स की। ठीक है, दे कैन इजीली सर्वाइव, इवन दे कैन इजीली सिट ऑन द icebergs that are floating in these ice cold streams, or you can say springs coming from these mountains। ठीक है बेटे, उसके अलावा कहते हैं कि इंडिया के काफी सारे एरिया के अंदर आपको डिसीडियस फॉरेस्ट नजर आते हैं। ठीक है, डिसीडियस फॉरेस्ट देखो पिक्चर से हमें पता लग रहा है, ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जिसमें एक पर्टिकुलर सीजन के दौरान जो लीव्स होते हैं, ठीक है, ट्रीज के, वो अपने आप गिर जाते हैं और फिर से ट्रीज जो है उनके ऊपर नए लीव्स जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे डिसीडियस फॉरेस्ट जो आपको इंडिया में नजर आते हैं। सतपुड़ा रेंजेस में आपने इस तरह के फॉरेस्ट के हैं, उसको सोशल साइंस के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह के फॉरेस्ट है, रावरी फॉरेस्ट, ये सारे जो है डिसीडियस फॉरेस्ट के एग्जाम्पल है। ठीक है बेटे, इसके अलावा कहते हैं कि आपको खास तरह के हैबिटेट्स जो है वो सी कोस्ट के अंदर भी नजर आते हैं। ठीक है, तो सी का जो किनारा होता है वहां पे वो कहते हैं कि खास तरह की वेजिटेशन आपको नजर आएगी। इवन सी के अंदर भी आपको वैरायटी ऑफ एल्गल स्पीशीज जो है वो नजर आती है, वैरायटी ऑफ आपको एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो नजर आते हैं, यो यूनिक होते हैं अकॉर्डिंग टू द सलाइन वाटर ऑफ द सी। Even they have a lot of variations that makes them different from those animals that are living in the fresh habitats। ठीक है बेटे, फ्रेश हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स जो हैं उनमें अलग तरह की एडेप्टेशंस होंगी, जो ओशन में रहने वाले एनिमल्स होंगे उनमें अलग तरह की जो है एडेप्टेशंस पाई जाएंगी, और इवन एंजाइम्स जो उनकी बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहे हैं ओशंस के अंदर रहने वाले एनिमल्स में और फ्रेश वाटर में वो भी वेरी करते हैं। फिर आपको मैंने बताया था कि देयर इज सर्टेन जोन प्रेजेंट इन देयर हैबिटेट वेयर द सलाइन वाटर इट गेट मिक्स्ड विद द वाटर ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स और सम रिवर्स। तो यहाँ पे आपको मिली जुली स्पीशीज नजर आ सकती हैं जो कि सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर के अकॉर्डिंग अडेप्टेड होती हैं। ठीक है, तो एक यूनिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आते हैं सी कोस्ट के ऊपर। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैंने वही चीज द्वारा लिखी हुई है, ए बायोटिक फैक्टर्स में आप थॉरली स्टडी करेंगे अबाउट टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल के बारे में। अभी तक आप सिर्फ इनके नेम पढ़ते हुए आ रहे हैं लोअर क्लासेस से, पर अब आप स्टडी करेंगे कि ये सारी चीजें जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। ठीक है, अगर आप बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो आपको अब तक 10th क्लास तक आप बताते आ रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। पर आप जानेंगे कि कितने तरह के ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कैसे कैसे इंटरेक्शंस रखते हैं। तो दिस में भी पैथोजेनिक, ठीक है, पैथोजेंस हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, ये प्रीडेटर्स हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेटर्स हो सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरह की इंटरेक्शंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपको देखने को मिलती है। फिर कहते हैं कि पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी भी अगर हैबिटेट में वो रहता है, तो उस हैबिटेट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेता है, अपने अंदर कुछ अडेप्टिव फीचर्स डेवलप कर लेता है। और वो अडेप्टिव फीचर्स ऐसे होते हैं जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल रेट को बढ़ाते हैं, और वो कहता है कि रिप्रोडक्शन की उसकी जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हैं ताकि स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो। ठीक है, तो ये अडेप्टिव फीचर्स हम ये नहीं कह सकते कि आज लिविंग ऑर्गेनिज्म ने रहना शुरू किया एंड कल उसके अंदर अडेप्टेशन आ जाएंगी, तो ये थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के बाद धीरे धीरे उनके अंदर अडेप्टेशन आती है। तो इसमें वो कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का भी इंपॉर्टेंट रोल है। यू हैव आल्सो लर्नड द थ्योरी इन 10th क्लास। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ये कहती है कि नेचर जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको ये मौका देता है कि वो अपने अंदर नेसेसरी चेंजेस लाए ताकि वो नेचर के अकॉर्डिंग जो है सरवाइव कर सके। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नेचर के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस ले आते हैं वो सरवाइव करते हैं, और जो चेंजेस नहीं लाते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सारे अडेप्टिव फीचर्स जो हैं डेवलप हुए हैं। ठीक है बेटे, लास्ट में एक टर्म यहाँ पे मैंने लिखी है, व्हाट इज नीच। तो आपको मैंने 10th क्लास में भी बताया था, नीच इज अ स्मॉल टेरिटरी विद इन एन हैबिटेट। एक हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट छोटी सी टेरिटरी जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो व्यतीत करता है। ठीक है, उसमें वो सारी कंडीशंस प्रेजेंट हैं जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो सारे रिसोर्सेज हैं जो उसने यूटिलाइज करने हैं, उसको हम नीच कहते हैं। ओके बेटे, यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? यस मैम। ठीक है बेटे, जैसे Yes, अगर हम ma'am. लायन का एग्जांपल देते हैं तो हम कहते हैं कि लायन पूरे फॉरेस्ट में घूमता है, पर रहता कहाँ पर जाकर है, अपनी केव में रहता है, अपनी गुफा में रहता है। तो गुफा जो है उसकी वो उसकी नीच है, और पूरा फॉरेस्ट जो है वो उसका हैबिटेट है। ठीक है, तो हैबिटेट का हम डेफिनेशन देते थे, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन लोअर क्लासेस। एंड व्हाट इज नीच? नीच इज अ स्मॉल टेरिटरी विद इन एन हैबिटेट। ठीक है, वेयर द ऑर्गेनिज्म हैव ऑल द सुटेबल थिंग्स दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वांट। ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल, वो सारी चीजें हैं। और वो